इस वीडियो में हम बात करेंगे नए साम्राज्य और राज्य के बारे में। तो ये यहाँ पर एक स्टोरी बताई गई है। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया था। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में और मूंछों पर ताव देते हुए कागज में लिपटी तलवार की सांसें पकड़ करके चहलकदमी करेगा। तो जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। तो एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है, वह अरविंद यहाँ पर सोचने लगा। क्योंकि कोई भी राजा होता है उसके अंदर काफ़ी गुण होते हैं। वो संगीतज्ञ भी हो सकता है, वो ताकतवर भी हो सकता है, वो कविता रचने वाला भी हो सकता है, कविता गाने वाला भी हो सकता है, क्योंकि एक इंसान के अंदर काफ़ी गुण उपस्थित रहते हैं। तो क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ, जो प्रशस्तियाँ हमें मिली हैं पुराने समय की, वो प्रशस्तियाँ हमें क्या बताती हैं। तो दरअसल क्या है, अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा ये करने वाला था। और समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद के जो अशोक स्तंभ है, उस अशोक स्तंभ पर एक लिखे अभिलेख से पता चलता है। और इसकी रचना है समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि था और मंत्री रहे हरिसेन के द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त के मंत्री थे, यानी चंद्रगुप्त के दरबार में एक मंत्री थे हरिसेन। तो हरिसेन के द्वारा एक काव्य के रूप में एक प्रशस्ति की रचना की गई है, एक अभिलेख की रचना है वो की गई है। तो यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे हम प्रशस्ति कहते हैं। और इस प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री रहे हरिसेन ने की है। और यहाँ पर हम देखें, यह एक संस्कृत शब्द है प्रशस्ति, जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। और प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था। और जैसे कि हमने देखा था गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में हमने पढ़ा है, परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया था। अब समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में हम देखें। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें बताती है कि कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा के रूप में, युद्धों को जीतने वाले राजा के रूप में, विद्वान के रूप में और एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। और यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया है। और प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, जहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश यहाँ पर एक दिया गया है। तो ये एक उस वाक्य का अंश है। योद्धा समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है कि जिनका शरीर युद्ध मैदानों में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, वर्षों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों व अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। तो यह जो वर्णन है हमें उस राजा के बारे में बताता है, राजा किस प्रकार युद्ध में लड़ते थे उनके बारे में बताता है। अब यहाँ पर हम देखें कि एक मानचित्र हम देखें यहाँ पर। जैसे एक मानचित्र है हमारा, ये वाला मानचित्र, इसमें हम देखें कुछ हरी भरी चीज़ें दिखाई रखी हैं, कुछ हमें कलरफुल चीज़ें दिखाई रखी हैं। तो इसमें हम मानचित्र में देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है। जैसे कि पूर्वी समुद्री तट की हम बात करें, यहाँ पर ये पूर्वी समुद्री तट है। पूर्वी समुद्री तट के साथ साथ एक क्रम में हम लाल बिंदु भी यहाँ पर देखते हैं। ये पूर्वी समुद्री तट में ये लाल बिंदु है। यहाँ पर ये लाल बिंदु किस तरीके से दिखा रखे हैं। उसी तरह कुछ क्षेत्र हैं यहाँ पर, जैसे कि बैंगनी रंग के, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये बैंगनी रंग में दिखा रखा है पूरा। ये वाला पूरा पोर्शन है ये बैंगनी रंग में है, ये थोड़ा ग्रीन ग्रीन टाइप में है। तो यहाँ पर हम देखें, यह मानचित्र है इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन चार प्रकार के, यानी जो हरिसेन था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन, वो चार विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वो वर्णन करते हैं। तो मानचित्र में अगर हम देखें, हरे रंग का जो है, हरे रंग का क्षेत्र है वो आर्यवर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त में हरा करके उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये जो हरा वाला पार्ट है, तो हरा वाला पार्ट ये उन क्षेत्रों का है जिनको 9 क्षेत्र जिनको समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में मिला लिया था जीतने के बाद में। उसके बाद में दक्षिणापंथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए यहाँ पर मानचित्र में लाल बिंदु का प्रयोग किया गया है। जैसे मानचित्र में हम देखें, गुप्त वंश के द्वारा जीते गए अगर नगर हम देखें तो ये पूर्वी तट के सारे नगर हैं गुप्त वंश के द्वारा जीते गए थे।
और नगर की बात करें तो ये सारे नगर हैं, पांड है, चोल है, महाबलीपुरम, ये चालुक्य है, ये अजंता वाला हो गया, बहरूच, उज्जैन, ये सारे नगर हैं। बाहरी राज्य हम देख सकते हैं, आंतरिक राज्य हम देख सकते हैं, जैसे कि बाहरी राज्यों को उनको भी समुद्रगुप्त में जीतता था, ये बाहरी राज्य हैं। और ये आंतरिक राज्य हैं जो कि अंदर ये वाले दिखा रखे हैं, ये आंतरिक राज्य हैं। तो यहाँ पर इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया है और समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दी है। यहाँ पर जो शासक थे इनको समुद्रगुप्त ने वापस से शासन करने की अनुमति दी है। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा है वो बैंगनी रंग से रंगा गया है। ये जैसे पड़ोसी देश है यहाँ पर, ये बैंगनी रंग से रंगा हुआ है। इसमें हम देखें असम वाला एरिया आ जाता है, असम तटीय बंगाल वाला एरिया आ जाता है, और उत्तर पश्चिम के कई गण और संघ हैं यहाँ पर आ सकते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। और बाहर के इलाकों के शासक हैं यहाँ पर नीले रंग से रंगा गया है, ये वाला इलाके हैं नीले रंग से रंगा गया है, और संभवतः ये कुषाण और शक वंश के होंगे। इसमें श्रीलंका के शासक भी हैं। अगर हम बात करें नीचे हम देखें, ये श्रीलंका के शासक भी इसके अंदर आ जाते हैं। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की है और अपनी पुत्रियों का विवाह है समुद्रगुप्त के साथ में किया है। तो यहाँ पर हम देखें इलाहाबाद का पूरा नाम है, जैसे कि उज्जैन हम देख सकते हैं यहाँ पर, और पाटलिपुत्र हम देख सकते हैं। ये गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते हैं, उज्जैन और पाटलिपुत्र। आर्यावर्त और दक्षिणावर्त के राज्यों के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार के बारे में हम क्या बात कर सकते हैं कि आर्यावर्त के साथ में किस तरीके के संबंध थे, और जो दक्षिणपंथ के जो राज्य हैं उनके साथ में किस तरीके के संबंध थे। तो ये आर्यावर्त वाला अंदर वाला पार्ट हो जाएगा आर्यावर्त, और नीचे वाला दक्षिण वाला पार्ट हो जाएगा। और इनका कारण भी हम लगा सकते हैं कि इन अंतर के पीछे क्या कारण मुख्य है वो हो सकता है। अगर हम बात करें जैसे कि यहाँ पर मानचित्र के अलावा ये देखें, वीणा बजाने वाला राजा यहाँ पर दिखाया गया है, क्योंकि समुद्रगुप्त वह वीणा ही बजाता था। और समुद्रगुप्त के अन्य गुणों को सिक्कों पर यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे कि सिक्के में उनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो इसके आधार पर भी हम बात कर सकते हैं। अगर हम वंशावली की बात करें, वंशावली से पहले हम देख लेते हैं विक्रम संवत। जैसे कि 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में संवत की स्थापना की थी और विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण की थी। अगर हम बात करें वंशावलियों की तो अधिकांश प्रशस्तियां हैं शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती है, और यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के क्या बताते हैं प्रिय पितामह और पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी जो माता का नाम था, समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमारी देवी, लिच्छवी गण की थी वो। उनकी माता कुमारी देवी, कुमार की देवी यहाँ पर लिच्छवी गण की थी, और पिता है चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। और समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी, और उनके दादा और परदादा का महाराज के रूप में उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व है वो बढ़ता गया था। उन उपाधियों के महत्व के हिसाब से सजा सकते हैं कि राजा के बाद में महाराजा, इससे बड़ी है अधिराज, और महाराजा है ये और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासक जैसे कि उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्वजों की सूची से भी हमें जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों से जानकारी मिलती है, सिक्कों से हमें पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसे विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट हैं, उन्हीं के दरबार में थे। और इस विषय में और हम आगे देखेंगे। हर्षवर्धन और हर्षचरित की बात करें, जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेख और सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा थे, राजा हर्षवर्धन, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था, और उनके दरबारी कवि थे वाणभट्ट। और वाणभट्ट ने क्या किया था, संस्कृत में अपनी जीवनी हर्षचरित लिखी थी। तो ये जीवनी है हर्षचरित, ये किसकी रचना है, ये वाणभट्ट की रचना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाणभट्ट की रचना है, वो संस्कृत में इन्होंने अपनी जीवनी लिखी है हर्षचरित के नाम से। और इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री आए थे स्वेन तसांग, तो स्वेन तसांग है ये हर्षवर्धन के समय आए थे। तो स्वेन तसांग में हमने देखा कि काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे थे, और उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया गया था। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर उनका अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के वो राजा बनते हैं हर्ष, और उनके बहनोई कन्नौज के शासक बनते हैं। अब ये कन्नौज हम देख ले सकते हैं यहाँ पर,
ये जो देखें हम यहाँ पर उनके बहनोई थे वो कन्नौज के शासक बनते हैं। तो यहाँ पर हम देखें ये है कन्नौज, तो उनके बहनोई हैं, यहाँ पर कन्नौज के शासक बनते थे और बने हैं। और जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर फिर से आक्रमण कर लिया। मगध और बंगाल को जीत करके उन्होंने पूर्व में जितनी सफलताएं मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर उन्हें नहीं मिली है। और जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार करके दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय ने उन्हें रोक लिया। तो हम अगर राजनीतिक मानचित्र अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देखें हर्षवर्धन बंगाल और नर्मदा तक गए होंगे। हमारा जो हर्षवर्धन है वो बंगाल और फिर नर्मदा नदी तक गया होगा। और आज की किन किन राज्यों से गुजरे होंगे उनके बारे में बात कर सकते हैं। राजनीतिक मानचित्र में हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। जो भारत का राजनीतिक मानचित्र है उस राजनीतिक मानचित्र में हम देखेंगे कि जब हर्षवर्धन बंगाल और नर्मदा तक गए होंगे तो आज के कौन कौन से राज्यों से गुजरे होंगे। बंगाल वाला इधर आ जाएगा यहाँ पर। पल्लव चालुक्य और पुलकेशन द्वितीय की प्रशस्तियों के बारे में हम बात कर सकते हैं कि पल्लव चालुक्य और पुलकेशन द्वितीय को किस तरीके की प्रशस्तियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पर हम बात करें पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे और पल्लवों का राज्य है उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर के क्या है वो राजधानी थी उनकी, पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। तो कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर के कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। जबकि चालुक्यों का जो राज्य था कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच ही स्थित था। जो चालुक्य हैं उनका राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा इन दोनों नदियों के बीच ही था। चालुक्यों की जो राजधानी थी वो ऐहोल थी। अगर हम बात करें यहाँ पर ये चालुक्यों की राजधानी है ऐहोल और यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था और धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया और यहाँ पर कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे और मुख्य रूप से राजधानियों को वो निशाना बनाते थे जो समृद्ध शहर होती थी, जैसे कि चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। पुलकेशन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे और उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि थे रवि कीर्ति के द्वारा रचित प्रशस्ति से हमें पता चलता है, क्योंकि पुलकेशन द्वितीय के दरबारी कवि थे रवि कीर्ति और उन्होंने एक प्रशस्ति लिखी है, उससे हमें पता चलता है। और इसमें उनके पूर्वज खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है और पुलकेशन द्वितीय को अपने चाचा से ही यह राज्य मिला था। और रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका है। हर्ष का अर्थ होता है आनंद और कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की जो विजय थी वो अल्पकालीन थी। लड़ाई से क्या है दोनों वंश दुर्बल होते गए और पल्लव और चालुक्यों का अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया और इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। इस राज्य का प्रशासन कैसे चलता था अगर हम बात करें, जो चालुक्य है उनका राज्य का प्रशासन कैसे चलता था। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये राजा है अपना प्रशासन चलाने के लिए भूमि कर लेते थे। प्रशासन की प्राथमिक इकाई जो थी वो उस समय गांव ही थी और लेकिन धीरे धीरे नए बदलाव आए गए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए थे, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक यानी मुख्य न्याय अधिकारी थे। कवि हरिसेन क्योंकि उनके पिता थे वो भी महादंड नायक यानी मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारामात्य यानी एक महत्वपूर्ण मंत्री और एक संधि विग्रहिक यानी युद्ध और शांति के विषयों का भी वो मंत्री था। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलचाला था। इसमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी और सार्थभा यानी कि व्यापारियों के काफिलों का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी कि लिपिकों के प्रधान हैं जैसे लोग यहाँ पर रहते थे। और इस तरह की नीतियाँ हैं कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य वो स्थापित कर लेते थे। तो हम सोच करके बता सकते हैं कि अफसरों का पद अनुवांशिक कर देने से क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान इनसे हो सकते हैं।
एक नए प्रकार की सेना के बारे में हम बात करें, एक नए प्रकार की सेना का भी यहाँ पर उद्भव होता है। कुछ राजा है अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ ही कुछ सेनानायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। और इन सेना नायकों का कोई नियमित वेतन यहाँ पर नहीं दिया जाता था। बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था या दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना और घोड़े की देखभाल कर सके। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे और इस तरह के व्यक्ति यहाँ पर सामंत कहलाते थे। और जहाँ कभी भी शासक है दुर्बल होते थे, सामंत स्वतंत्र होने की यहाँ पर कोशिश करते थे। दक्षिण के राज्यों की अगर हम सभाओं की बात करें, दक्षिण के राज्यों की सभा किस तरीके से हुई है, ये दक्षिण के राज्य हैं तो इनमें सभा किस तरीके से हुई है। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। और ये सभाएं हैं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम ये करती थी। और जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। और नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था, जो संभवतः इन सभाओं पर धनी अथवा शक्तिशाली भूस्वामियों या व्यापारियों का वो नियंत्रण रखता था। इसमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं हैं, वो शताब्दियों तक काम करती रही हैं। और उस जमाने में अगर आम लोगों की बात करें, उस जमाने में आम लोग किस तरीके से सोचते थे। जनसाधारण के जीवन में थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों या फिर कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। इसके उदाहरण अगर हम देखें, कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि कालिदास जी ने क्या किया है, अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण प्रस्तुत किए हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह थी कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए यहाँ पर दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग, महिलाएं हैं, वो प्राकृतिक बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक जो था कालिदास जी का, वो था अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। और इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ में राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली, उसके बारे में बताया गया है कि एक मछुआरे को यहाँ पर एक कीमती अंगूठी मिली थी और यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली यहाँ पर निगल लेती है। और जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर के राजमहल पहुंचा तो द्वारपालों ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरीके से उनके साथ में पेश आया था। अब क्या हुआ, राजा उस अंगूठी को देख करके बहुत खुश हुआ और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े थे। अगर आप किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है, अगर हम आज की बात करें कि आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है तो वह पुलिस में खबर करता है, तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाता है। एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बता सकते हैं जिसने प्राकृत में उपदेश दिए हों, और एक राजा का नाम बता सकते हैं जिसने प्राकृत में अपने अभिलेख लिखे हों। फिर हम बात करें चीनी तीर्थयात्री की। चीनी तीर्थयात्री है यहाँ पर फासियन। फासियन का ध्यान है उन लोगों की दुर्गति पर भी गया है जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे, और यह आवाज़ सुनकर के लोग सतर्क होकर के अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। और एक जगह बाणभट्ट के द्वारा यह अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण यहाँ पर किया गया है। राजा की सेना की अगर हम बात करें, राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर के यात्रा करते थे। इसमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे कि बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने के सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। और ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियाँ या ऊँट या हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर के लाद कर ले जाई जाती थी। और इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल और तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही गुड़ और फूलों का उपहार लाते थे, जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सके। पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोंपड़ियां हाथी कुचल डालते थे। व्यापारियों के काफिलों में जुते हुए बैल और हलचल भरे माहौल से डर करके भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी।
सेना के साथ ले जाई जाने वाली चीज़ों की सूची बता सकते हैं। ग्रामवासी राजा के लिए क्या-क्या लेकर आते थे उसके बारे में बात कर सकते हैं। और बाकी जगह पर क्या चल रहा था, जैसे अरब की अगर हम बात करें, मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी और नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच क्या किया, समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में वेदुइन थे, जो घुमक्कड़ कबीले होते थे वेदुइन, और ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर था जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता था। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की, और ईसाई धर्म की तरह इस्लाम में भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है और उसके बाद सभी को समान समान माना है। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का भी एक अंश दिया गया है। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए। अल्लाह ने इन सब के लिए क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो उस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से परिचित थे और पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ एक नए धर्म को भी ले आए हैं। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध को यहाँ पर जीत लिया था। अगर हम की बात करें, जैसे गुप्त वंश की जो शुरुआत है 1700 साल पहले हुई है, और हर्षवर्धन का शासन है वो 1400 साल पहले की बात है।